नमस्कार दोस्तों, टेकलाइट इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ खुशबू साहू। जैसा कि हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास विभाग के द्वारा महिला पर्यवेक्षक के 440 पदों के लिए सीजी व्यापम परीक्षा आयोजित करने वाली है। और ऐसी जो भी महिलाएं हैं जो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी महिलाएं हैं जो इस एग्ज़ाम को दिलाना चाहती है, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिया है। क्योंकि इसके एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट कब था? 30 जुलाई को था। इसका तात्पर्य यह है कि सभी महिलाएं अब एग्ज़ाम की तैयारियां भी प्रारंभ कर चुकी होगी। इसलिए हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं रिवीजन क्लासेस, जिसमें हम आपको महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में पढ़ाएंगे, उसकी जानकारी देंगे, उसका रिवीजन कराएंगे और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले एग्ज़ाम में संभावित प्रश्नों के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो मूल रूप से हम 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक तो मेनली महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं का रिवीजन करेंगे, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे और संभावित प्रश्नों को हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास विभाग से। सबसे पहले हम इस परीक्षा के सिलेबस को सरसरी निगाह से देख लेते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है इसका सिलेबस 5 भागों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहला भाग है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 कैटेगरी बनाया हुआ है, एक तो खुली सीधी भर्ती के लिए और दूसरा परिसीमित सीधी भर्ती के लिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि महिला सुपरवाइज़र के रिक्त 440 पदों के लिए ये एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें से 220 पद खुली सीधी भर्ती के लिए है और 220 पद परिसीमित सीधी भर्ती के लिए है। खुली सीधी भर्ती अर्थात जो भी छत्तीसगढ़ की मूल निवासी महिलाएं हैं उनके लिए 220 पोस्ट है और छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाओं के लिए परिसीमित सीधी भर्ती का पोस्ट है। ऐसी महिलाएं जो आंगनबाड़ी में पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रही है उनके लिए परिसीमित सीधी भर्ती का पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो 220 पद किसके लिए है? खुली सीधी भर्ती की महिलाओं के लिए है और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं के लिए परिसीमित सीधी भर्ती है जिसमें 220 पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस 440 पदों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। देखिए ये दोनों एग्ज़ाम सेपरेट होने वाले हैं, इनका सिलेबस सेम है लेकिन सिलेबस के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज अलग अलग है। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सरसरी निगाह से इनके सिलेबस को देख रहे हैं। सबसे पहला भाग क्या बताया मैंने? महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि खुली सीधी भर्ती के लिए इस टॉपिक से केवल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जबकि परिसीमित सीधी भर्ती के लिए 60 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। वैसे भी आंगनबाड़ी में कार्यरत जो कार्यकर्ता होती हैं, महिला कार्यकर्ता, वो इन सभी योजनाओं से पहले से ही परिचित होती है, अवगत होती है, तो उनके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना उतना मुश्किल नहीं होगा। फिर भी 60 मार्क्स का वेटेज है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए। उसके बाद हम आते हैं भाग 2, सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान। सामान्य मानसिक योग्यता मीन्स रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है, और सामान्य ज्ञान इसमें मैथ्स रीजनिंग दोनों आ जाता है लेकिन मेनली रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, है ना। सामान्य ज्ञान में हम इंडिया का जीएस तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ ही हम छत्तीसगढ़ का जीएस भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को मिलाकर खुली सीधी भर्ती के लिए 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं और परिसीमित सीधी भर्ती के लिए 15 मार्क्स के। उसी प्रकार से इसका भाग 3 है हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान। इसमें देखिए 15 और 10 मार्क्स। सामान्य अंग्रेजी के लिए 10 और 5 मार्क्स। सामान्य गणित के लिए 15 और 10 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100 मार्क्स। ठीक है, दोनों के लिए 100 मार्क्स है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का होने वाला है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे?
तो 100 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चंस 1 मार्क का होगा और इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। माइनस मार्किंग कितना होगा, तो 1/4 होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं कि खुली सीधी भर्ती के पोस्ट के लिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। कहाँ से, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं से, और परिसीमित सीधी भर्ती के लिए 60 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, अब बाकी जितने भी टॉपिक हैं सब में एक वर्ड बहुत कॉमन है, सामान्य। ये ध्यान में रखिएगा कि आपको सारे विषयों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। सामान्य गणित, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य छत्तीसगढ़ी, सामान्य ज्ञान, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो चाहे वो इंडिया का हो। ठीक है, आपको सिलेबस समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे में। जैसा कि हमको पता है कि ये जो पद है ये किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसकी हमें जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो इस विभाग का गठन क्यों किया गया था, तो महिला एवं बच्चों के विकास के लिए इस विभाग का गठन 1988 में किया गया था। 1988 में इस विभाग का गठन किया गया था, ये हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है पर ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो महिला एवं बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का मतलब उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी रूपों से विकसित करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर उद्देश्य क्या लिखा है, महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास करना, मतलब उनका सर्वांगीण विकास करना। और उनके लिए बहुत सारे हमारे भारत के संविधान में प्रोविजंस दिए गए हैं। उनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जो भी कार्यक्रम और योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है उनका सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करना। ठीक है, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका गठन क्यों किया गया था, तो महिला एवं बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और इनके संवैधानिक हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करना। संरक्षण एवं संवर्धन, संवर्धन का मतलब क्या होता है, तो समृद्ध। ठीक है, इनके संवैधानिक हितों का संरक्षण तो करना ही है और उन्हें समृद्ध भी बनाना है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रहेगा कि इसका गठन कब किया गया था, तो 1988 में किया गया था और इसकी मंत्री है श्रीमती अनिला भेड़िया। इन सब चीज़ों में सिर्फ 2 ही बातें इम्पोर्टेंट है। एक तो हमें ध्यान में रखना है कि इसका गठन 1988 में किया गया है और इसकी मंत्री कौन है वर्तमान में, तो श्रीमती अनिला भेड़िया। ठीक, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य महिला आयोग के बारे में। देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनकी गरिमा एवं सम्मान के लिए, उन पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त करने के लिए, जो भी ऐसी भेदभाव मूलक व्यवस्था है उन्हें समाप्त करने के लिए, मतलब कुल रूप से हम ये बोले कि उनके विकास के लिए छत्तीसगढ़ में महिला आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, इस महिला आयोग का गठन कब किया गया, तो 24 मार्च 2001 को किया गया। ये डेट ध्यान में रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया, तो डेट, मंथ और ईयर तीनों आपको ध्यान में रखना है। 24 मार्च 2001। ठीक, इस आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो किरणमयी नायक। इसके सदस्य सचिव आनंद प्रकाश किस्टोपा। ठीक है, और इसके 3 सदस्य हैं, श्रीमती नीता विश्वकर्मा, श्रीमती अर्चना उपाध्याय और श्रीमती अनीता रावटे। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके सदस्य सचिव कौन है और इसके सदस्य कौन है। ठीक है, तो ये जितने भी टर्म्स हैं इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। इसका गठन कब किया गया है, तो 24 मार्च 2001 को किया गया है। और बाकी जितने भी नाम हैं देखिए थोड़ा सिमिलर है। आनंद प्रकाश
ठीक है, प्रकाश किरण, ठीक, आनंद प्रकाश किस्टोपा, किरणमयी नायक, है ना। नीचे भी देखिए, नीता, अनीता, अर्चना, ऐसे ध्यान में रखिए, नीता, अनीता, अर्चना, ये इस आयोग के सदस्य है। सचिव कौन है? तो आनंद प्रकाश हैं, और अध्यक्ष तो आपको ध्यान में रखना ही है, किरणमयी नायक जी हैं, ठीक। तो अभी तक हमें 2 मुख्य नाम मिल गए हैं। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री अनिला भेड़िया है, और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक है। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं कि इस आयोग का उद्देश्य क्या क्या है। देखिए, जो सवाल होते हैं ना, वो ऐसे पूछे जाते हैं। आपको 4 उद्देश्य दे दिए जाएंगे, और क्वेश्चन रहेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का उद्देश्य क्या है। अब 4 पॉइंट दे दिया जाएगा, उसमें अलग अलग उद्देश्य लिखा होगा, और उसमें फिर हमें सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा उद्देश्य उनका है। और ऑप्शंस कैसे होते हैं? 1 2 3, 1 2 1 3 4, इस टाइप के, या उपरोक्त में सभी। तो इस प्रकार से हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो हमें सेलेक्ट करना होता है, इसलिए हमें इनके उद्देश्य को भी पढ़ना होगा। तो पढ़ते हैं, आइए। पहला उद्देश्य, महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु उनके हितों की देखभाल एवं उनका संरक्षण करना, ठीक। तो यहाँ पर क्या मेन शब्द है? सशक्तिकरण का शब्द है, उन्हें सशक्त बनाना है। दूसरा, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान को सुनिश्चित करना। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है भेदभाव मूलक व्यवस्था। ऐसी जो भी व्यवस्था की जा रही है जो महिला एवं पुरुष में भेदभाव दिखाती है, उन सभी को हमें समाप्त करना है। हमें मीन्स ये आयोग का काम है, ठीक है, उन्हें समाप्त करना। दूसरा, उन्हें सशक्त बनाना, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करना, ठीक है, उन्हें विकास का समान अवसर दिलाना। अभी भी ऐसा होता है कि विभिन्न जो भी जॉब होते हैं, ठीक है, वहाँ पर उस सेम पद के लिए, सेम पोस्ट के लिए पुरुषों को हायर सैलरी दी जाती है और महिलाओं को कम सैलरी दी जाती है, ठीक है। मजदूरों के साथ भी ऐसा होता है कि कुली को ज़्यादा मजदूरी दी जाती है और रेचा को कम मजदूरी दी जाती है। तो इस प्रकार से जो भी भेदभाव मूलक व्यवस्था है, और जैसे अवसर की बात की जाए तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि किसी भी पोस्ट के लिए पुरुष ही एलिजिबल होते हैं, महिला एलिजिबल नहीं होती है, ठीक है। तो ये जितनी भी व्यवस्था है उन सभी को समाप्त करना, उन्हें समान अवसर दिलाना, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं में समानता लाना है, ठीक। नेक्स्ट है महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उन्हें स्वावलंबन से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना। महिलाओं को क्या करना है? आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। महिला स्व सहायता समूह को आय उपार्जन गतिविधियों के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। यहाँ पर महिला स्व सहायता समूह को लोन दिलाने की बात की जा रही है, ठीक। और कौशल उन्नयन योजना, सक्षम योजना, स्वावलंबन योजना, उद्यमिता कार्यक्रम एवं महिला मड़ाई कार्यक्रम, इन सभी योजनाओं के माध्यम से ही ये जितने भी उनके उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति की जाती है, ठीक है। तो क्या क्या करना है? महिलाओं को सशक्त बनाना है, ठीक है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, महिला स्व सहायता समूह को ऋण उपलब्ध कराना है, ठीक है, उन्हें समान अवसर दिलाना है, जो भी भेदभाव मूलक व्यवस्था है उसे समाप्त करना है। तो ये सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया है? 24 मार्च 2001 को। अब हम राज्य महिला आयोग के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इनका कार्य क्या है? प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना। ये जो पूरा टॉपिक है महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य पोषण के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इनका प्रमुख कार्य क्या है, तो इनका स्वास्थ्य और इनके पोषण का ख्याल रखना, ठीक।
तो सबसे पहला काम क्या है कि सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना, महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है। महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा से संबंधित कानून एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम एवं जागरूक बनाना। देखिए, हमने पहले भी देखा था कि भारत के संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं महिलाओं के संरक्षण के लिए, लेकिन महिलाओं को ही पता नहीं है, ठीक है। उनके लिए इतने सारे योजनाएं क्रियान्वित किए जा रहे हैं, लेकिन महिला इससे अवेयर नहीं है, ठीक है। तो इन योजनाओं का, इन कार्यक्रमों का और इन प्रोविजंस का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम बनाना और जागरूक करना, ठीक है। ये कार्य किसका है? तो राज्य महिला आयोग का कार्य है, ठीक। बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना और उन्हें कुपोषण से बचाना। तो देखिए, यहाँ पर दोनों आ गया, बच्चे और महिलाएं। बच्चे और महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने का कार्य कौन करता है? तो राज्य महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा महिला व बच्चों के विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना, ठीक है। जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनके क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका कौन निभाता है? तो राज्य महिला आयोग निभाती है। महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु महिला सशक्तिकरण नीति के क्रियान्वयन का समन्वयन करना, ठीक। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा यहाँ पर कि राज्य महिला आयोग का कार्य क्या है? तो महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को विभिन्न प्रकार के संवैधानिक प्रोविजंस, कार्यक्रम, इन सभी चीज़ों से अवगत कराना, उन्हें इनका लाभ उठाने के लिए सक्षम और जागरूक बनाना, ठीक है। उनके सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना, ठीक। तो ये सभी कार्य किसके होते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्य होते हैं। सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे राज्य समाज कल्याण बोर्ड के बारे में। तो राज्य समाज कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्य होता है कि महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठन के साथ सहभागिता दिखाना, ठीक है। मेन काम इनका क्या होता है कि महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठन के साथ सहभागिता करना, ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट शब्द क्या है? तो गैर सरकारी संगठन, ठीक है। इनके साथ इनका सहभागिता दिखाना होता है, इनके साथ इन्हें सहभागिता करना होता है, ठीक। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देना। इसके अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीना एस लाल, ये प्रभारी अध्यक्ष हैं। इस बोर्ड में टोटल 18 सदस्य होते हैं, जिसमें 9 सदस्य राज्य के द्वारा और 9 सदस्य केंद्र समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, ठीक है। टोटल सदस्य 18, 9 सदस्य राज्य के द्वारा और 9 सदस्य केंद्र समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और 3 वर्ष के बाद अध्यक्ष के साथ ही ये जितने भी सदस्य हैं इनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? तो इस बोर्ड के अध्यक्ष क्रिस्टीना एस लाल, ध्यान में रखिएगा। राज्य समाज बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टीना एस लाल। अभी तक हमने 3 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की चर्चा कर ली है। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री अनिला भेड़िया, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक और ये राज्य समाज कल्याण बोर्ड, इसके अध्यक्ष क्रिस्टीना एस लाल, ठीक। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। इस आयोग के अध्यक्ष हैं तेज कुंवर नेताम। आपको ये नाम याद रखना है। इस आयोग का गठन क्यों किया गया है? नाम से ही समझ में आ रहा है, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, ठीक है। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए और उनके कल्याण के लिए इस आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तेज कुंवर नेताम।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अंतर्गत और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि इनके विकास के लिए रेगुलेट की जाती है, जिसे पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे संबंधित सवाल क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये कहाँ कहाँ संचालित की जा रही है, किन क्षेत्रों में संचालित की जा रही है। सवाल ऐसा ही पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि नारी निकेतन कहाँ स्थित है, और 4 ऑप्शन में 4 जिलों के नाम दे दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि कहाँ स्थित है। तो इस प्रकार से सवाल इस टॉपिक से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या किया जाता है, महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कहाँ कहाँ संचालित है, बिलासपुर और जगदलपुर में। ठीक, हम इसका याद करने का तरीका भी आगे देखेंगे, लेकिन पहले एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक, नारी निकेतन। नारी निकेतन क्या होता है? ऐसी महिलाएं जो 16 वर्ष से अधिक आयु की हैं, ठीक है, 16 वर्ष से अधिक आयु की कन्याएं, विधवा महिलाएं, निराश्रित महिलाएं और परित्यक्ता महिलाएं, इन सभी महिलाओं के लिए नारी निकेतन संस्था का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पर महिलाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण, भोजन, स्वास्थ्य सभी प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है और उनका पुनर्वास भी किया जाता है। ठीक है, तो नारी निकेतन ये कहाँ कहाँ है? सरगुजा, रायपुर और दंतेवाड़ा में है। ठीक, बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र। बालवाड़ी में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। यहाँ पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों को संस्कारित किया जाता है। उन्हें बौद्धिक और मानसिक रूप से विकसित किया जाता है। उनके बौद्धिक विकास के लिए खेल खिलाया जाता है। उन्हें सामाजिक मूल्यों के बारे में अवगत कराया जाता है। व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के बारे में शिक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है? उन्हें संस्कारित किया जाता है। ठीक, ये केंद्र कहाँ कहाँ है? तो रायपुर और बिलासपुर में है। शासकीय बाल संरक्षण गृह, यहाँ पर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को रखा जाता है। उन्हें आवास, भोजन, शिक्षण, प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है, वस्त्र की सुविधा दी जाती है और उन्हें स्थापित किया जाता है। उन्हें उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। फिर उसके बाद और वो यहाँ पर 18 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं और उसके बाद फिर जहाँ भी उनका जॉब लगता है वो वहाँ पर चले जाते हैं। ठीक, इसका संचालन क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग और जगदलपुर। ठीक, झूला घर, क्या समझ में आ रहा है झूला घर से? ये एक्चुअली कामकाजी महिलाओं के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ये झूला घर है जहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों को रख कर अपने काम के लिए चली जाती हैं। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, खिलौने, फिसल पट्टी ये सारी सुविधाएं होती है और महिलाओं के स्तनपान के लिए अलग से कक्ष भी होता है। ठीक है, तो झूला घर से आप समझ गए। यहाँ पर क्या होता है, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर अपने काम के लिए जाती हैं। ठीक, ये कहाँ कहाँ है? तो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में है। अगला बात करते हैं मातृ कुटीर के बारे में। मातृ कुटीर, जैसे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि माता की झोपड़ी या फिर माता का घर। यहाँ पर क्या होता है कि 3-4 अनाथ बच्चों को निराश्रित महिला के साथ रखा जाता है एक पारिवारिक इकाई के रूप में, जिससे क्या होता है कि बच्चों को माता का और माँ को बच्चों का स्नेह प्राप्त होता है। यहाँ भी उन्हें आवास, वस्त्र, स्वास्थ्य, पोषण सभी से संबंधित सुविधाएं दी जाती है, प्रशिक्षित किया जाता है बच्चों को। तो इस प्रकार से मातृ कुटीर संस्था बिलासपुर और राजनांदगांव में संचालित है और दुर्ग एवं जगदलपुर में स्वीकृति प्रदान की गई है इस मातृ कुटीर संस्था के लिए। तो ये सारी संस्थाएं क्या होती है ये आपको समझ में आ गया है ना? ठीक, अब ये संचालित क्षेत्र के बारे में हम देख लेते हैं। हमें याद रखना है ना, क्योंकि इन्हें देखिए, ये जो नारी निकेतन है ना, ये बहुत डिफरेंट है। ये छत्तीसगढ़ में उत्तर, मध्य और दक्षिण तीनों स्थानों पर है। सरगुजा, रायपुर और दंतेवाड़ा। बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं वो उत्तर छत्तीसगढ़ में तो नहीं है। ठीक,
समझ में आ गया है ना। और दंतेवाड़ा में भी वो जगदलपुर में, मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी वो जगदलपुर में नहीं है, वो दंतेवाड़ा में है। ठीक, तो ये ध्यान में रहेगा कि सेंटर जो पॉइंट है उत्तर मध्य और दक्षिण का, वहाँ वहाँ क्या है, नारी निकेतन है। ठीक, ये याद हो गया हमें। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान। ये यहाँ तो नहीं है, कहाँ कहाँ है, बिलासपुर और जगदलपुर में है। ठीक, बिलासपुर में सभी संस्थाएं हैं, चाहे आप प्रशिक्षण संस्थान की बात करें नारी निकेतन को छोड़कर, बाकी ये नीचे देखिए सभी जगह सभी जितने भी संस्थाएं हैं वो सभी बिलासपुर में तो है ही, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक, तो उत्तर और दक्षिण में क्या क्या नहीं है, तो बालवाड़ी, सह संस्कार केंद्र और शासकीय और झूला घर। ठीक है, बालवाड़ी, सह संस्कार केंद्र और झूला घर, ये जो छोटे बच्चे हैं ना 0 से 6 वर्ष के बच्चे है ना, इनकी सुविधा ना उत्तर में है और ना दक्षिण में है, ये भी ध्यान में रखना आप। ठीक, और ये जो बाल संरक्षण गृह है ये जगदलपुर में है, बाकी सब दक्षिण में है। दक्षिण में क्या नहीं है, नारी निकेतन को आप एकदम अलग से याद रखिएगा। दक्षिण में क्या क्या नहीं है, तो एक तो बालवाड़ी, सह संस्कार केंद्र और झूला घर, है ना। उत्तर में वैसे भी कुछ नहीं है ना। दक्षिण में ये दोनों नहीं है, बाकी दक्षिण में सब है। और दक्षिण में जो सब है वो कहाँ कहाँ है, तो जगदलपुर में है। ठीक, इतना ध्यान में रह गया। अब ये जो बीच का है मध्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, या तो रायपुर होगा, या तो दुर्ग, या तो राजनांदगांव, या तो बिलासपुर। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जैसे कि बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र केवल 2 है, रायपुर और बिलासपुर। उसी प्रकार से बाल संरक्षण गृह ये कहाँ कहाँ है, देखिए ये जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है वो कम है, लेकिन जो 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है वो यहाँ पर 5 है, रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग और जगदलपुर। ठीक, और जो सबसे नीचे है मातृ कुटीर, है ना, ये कहाँ कहाँ है, बिलासपुर और राजनांदगांव में है, दुर्ग और जगदलपुर में स्वीकृत है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको इसे याद रखना है। अगर आप मैप में भी देखना चाहो, देखिए हम मैप में भी देख लेते हैं इन सारे संस्थाओं को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नारी निकेतन की, है ना। जैसे हमने देखा था कि ये अलग अलग स्थानों पर है। उत्तर में कहाँ है, तो सरगुजन में है, मैं इसे N से शो करती हूँ। ठीक है, उत्तर में सरगुजा में, मध्य में ऑब्वियसली रायपुर में है, ये है रायपुर। ठीक, और नीचे दक्षिण में है, दंतेवाड़ा में है। तो दंतेवाड़ा का हिस्सा कौन सा है, ये है। तो यहाँ भी हमने कर दिया नारी निकेतन। ठीक, ये नारी निकेतन है। अब 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कौन कौन सा है, एक झूला घर है और दूसरा है बालवाड़ी संस्कार क्षेत्र। ठीक, तो ये जो बालवाड़ी सह संस्कार क्षेत्र है ना, ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। ये केवल 2 स्थानों पर है, हमने देखा था। तो हमको पता है कि ये बच्चों का ना उत्तर में है ना दक्षिण में है, तो कहाँ है, तो यहाँ पर है, रायपुर में है, और कहाँ है, बिलासपुर में है। झूला घर कहाँ कहाँ है, तो रायपुर, बिलासपुर और यहाँ पर नीचे ये दुर्ग में है। ठीक, इतना समझ में आ गया ये दोनों का। ये कहाँ कहाँ है, तो ये 3 स्थानों पर है, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, और ये 2 स्थानों पर है, रायपुर और बिलासपुर। तो हमने 3 की बात कर ली। अब क्या क्या बच गया, तो महिला प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, और मातृ कुटीर, शासकीय बाल संरक्षण गृह। अब थोड़ा इनको भी देख लेते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो शासकीय बाल संरक्षण गृह है। ये कहाँ कहाँ, ये 5 स्थानों पर है। यहाँ पर कहाँ है,
यहाँ पर कहाँ है? तो यहाँ पर है कवर्धा शासकीय बाल संरक्षण गृह। इसे हम किससे डोनेट करें? चलिए हम के से डोनेट कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये कवर्धा में है, नीचे बाकी जितना तीनों नीचे का है ना, ये सभी जगहों पर है, जगदलपुर में है ना। ये तीनों कहाँ कहाँ है? जगदलपुर में है। किसकी बात कर रहे हैं हम? शासकीय बाल संरक्षण गृह। ये 5 क्षेत्रों में है, कवर्धा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर। इन स्थानों पर शासकीय बाल संरक्षण गृह है, ठीक है। महिला प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ है? तो एक तो नीचे जगदलपुर में है और ऊपर कहाँ है? ऊपर बिलासपुर में है, ठीक। और मातृकुटीर भी जगदलपुर में है, जगदलपुर कॉमन है इसमें। और ऊपर कहाँ कहाँ पर है? यहाँ बिलासपुर और राजनांद गांव में है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि जगदलपुर में और दुर्ग में ये स्वीकृत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न संस्थाओं के क्षेत्र के बारे में भी पढ़ लिया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले वर्षों में ये सवाल पूछा गया है और अपकमिंग एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको समय समय पर वीडियो का अपडेट मिलता रहे और वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।